नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है वीकेसी विशु। आज का हमारा टॉपिक है लिंग विद्यालय समाज। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि हमारी आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के पिछड़ने का कारण क्या है? ऑप्शन 1, शिक्षा संस्थानों की कमी। ऑप्शन 2, पारिवारिक वातावरण में भिन्नता। ऑप्शन 3, लैंगिक असमानता। या ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, महिलाओं के पिछड़ने का कारण है शिक्षा के क्षेत्र में उपरोक्त सभी। लैंगिक असमानता, पारिवारिक वातावरण में भिन्नता, शिक्षा संस्थानों की कमी। ऑप्शन 4 सही है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा में समानता प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सा सुझाव सही है? ऑप्शन 1, निर्धनता दूर करना। ऑप्शन 2, यौन भेदभाव को बढ़ावा देना। ऑप्शन 3, सामाजिक संरचना में परिवर्तन। या ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। तो शिक्षा में समानता प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है सामाजिक संरचना में परिवर्तन। ऑप्शन 3 सही है, क्योंकि निर्धनता दूर करने से शिक्षा में समानता प्राप्त नहीं हो सकती है और यौन भेदभाव को बढ़ावा देकर भी शिक्षा में समानता प्राप्त नहीं होगी। तो ऑप्शन 3 सही है हमारा। सामाजिक संरचना में परिवर्तन करके हम शिक्षा में समानता प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में समानता की आवश्यकता क्या है? ऑप्शन 1, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए। ऑप्शन 2, रियायती शिक्षा के लिए। ऑप्शन 3, शिक्षा में क्षेत्रीय असमानता दूर करने के लिए। या उपरोक्त 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें शिक्षा की समानता की आवश्यकता के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है शिक्षा में क्षेत्रीय असमानता दूर करने के लिए। शिक्षा में समानता जो है इसकी आवश्यकता हमें इस वजह से है क्योंकि शिक्षा में क्षेत्रीय असमानता दूर की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन समानता की विशेषता नहीं है? ऑप्शन 1, कानून का शासन। ऑप्शन 2, अवसरों की समानता। ऑप्शन 3, समान अधिकारों की व्यवस्था। ऑप्शन 4, लैंगिक भेदभाव। तो इसका जवाब लगभग सभी को पता होगा कि समानता की विशेषता नहीं है लिंग भेदभाव। ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अनुच्छेद 15 हमें बताता है कि ऑप्शन 1, कानून सबके लिए बराबर है। ऑप्शन 2, धर्म जाति लिंग के स्थान पर भेदभाव की मनाही। ऑप्शन 3, अस्पृश्यता का अंत। या ऑप्शन 4, लैंगिक भेदभाव को दूर करने का प्रावधान। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है अनुच्छेद 15 हमें बताता है कि धर्म जाति लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार की भेदभाव की मनाही है। ऑप्शन 2 सही है इसमें। कानून सबके लिए बराबर है, ये अनुच्छेद 14 में है। और लैंगिक भेदभाव दूर करने का प्रावधान जो है वो ये सबको मिला के ही हो सकता है। अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लैंगिक असमानता का प्रमुख कारण में से नहीं है। नंबर 1, सबके लिए समान शिक्षा व्यवस्था। ऑप्शन 2, महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन मिलना। ऑप्शन 3, शैक्षणिक और समानताएं हैं शैक्षणिक असमानताएं हैं, ये गलत हो गया थोड़ा। ऑप्शन 4, महिलाओं को समान अवसर नहीं मिलते। तो लैंगिक असमानता का प्रमुख कारण में से नहीं है सबके लिए समान शिक्षा व्यवस्था। ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, राधा कृष्णन आयोग का गठन कब किया गया था? 1949, 1948, 1952 या 1950? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, 1948 में राधा कृष्णन आयोग का गठन किया गया था और 1949 में राधा कृष्णन आयोग ने अपनी प्रस्तावना जो है अपनी प्रमुख मांगे रख दी थी, सिफारिशें सरकार को बता दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, राधा कृष्णन आयोग की प्रमुख सिफारिश क्या थी? नंबर 1, लैंगिक भेदभाव को खत्म करना। ऑप्शन 2, महिला शिक्षा को बढ़ावा देना। ऑप्शन 3, सभी के लिए शिक्षा। या ऑप्शन 4, उपरोक्त में से कोई नहीं।
दोस्तों इसका सही जवाब है राधाकृष्णन आयोग की सबसे प्रमुख सिफारिश थी महिला शिक्षा को लेके, महिला शिक्षा को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति को कब नियुक्त किया गया था? 1952, ऑप्शन 2 1954, ऑप्शन 3 1956 या ऑप्शन 4 1958। तो इसका सही जवाब है 1958 में राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति की नियुक्ति किस कारण से नहीं हुई थी? ऑप्शन 1 बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन 2 बालक बालिका शिक्षा के लिए विषमता को शीघ्र समाप्त किए जाए, ऑप्शन 3 शिक्षा समानता के लिए, या ऑप्शन 4 समाज में हो रहे लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए। तो राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति की नियुक्ति जो है वो समाज में हो रहे लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद द्वारा महिला सुधार आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य नहीं था? ऑप्शन 1 बाल विवाह का विरोध, ऑप्शन 2 रूढ़िवादी व्यवस्था का विरोध, ऑप्शन 3 पश्चिमी संस्कृति अपनाने की सलाह, या ऑप्शन 4 महिला शिक्षा का विकास। तो दोस्तों इन्होंने कई आंदोलन किए जिसमें महिला विवाह का विरोध किया, रूढ़िवादी व्यवस्था का विरोध किया और महिला शिक्षा के विकास की बात करी गई। लेकिन इसमें जो प्रमुख उद्देश्य था उसमें से नहीं है ऑप्शन 3 पश्चिमी संस्कृति अपनाने की सलाह, बल्कि इसके विपरीत दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद ने यह बोला था कि पश्चिमी संस्कृति नहीं अपनाने की सलाह दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं को प्रदान किए गए कानूनी संरक्षण में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन 1 अनुच्छेद 15 धर्म मूल वंश जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 23 मानव के व्यवहार दुर्व्यवहार और बाल श्रम का प्रतिषेध, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, या ऑप्शन 4 अनुच्छेद 17 सबके लिए समान कानून। तो इसमें से गलत है ऑप्शन 4 अनुच्छेद 17 सबके लिए समान कानून, जबकि अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन कहा गया है और सबके लिए बराबर कानून जो है वो अनुच्छेद 14 में बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, स्वतंत्रता के बाद भारतीय महिलाओं की स्थिति में कौन से परिवर्तन हुए हैं? नंबर 1 पारिवारिक अधिकारों का सीमित होना, ऑप्शन 2 राजनीतिक चेतना में वृद्धि, ऑप्शन 3 शिक्षा में भेदभाव, या ऑप्शन 4 आर्थिक निर्भरता। तो स्वतंत्रता के बाद भारतीय महिलाओं की स्थिति में जो परिवर्तन हुए हैं वो राजनीतिक चेतना में वृद्धि हुई है, जबकि शिक्षा को भी बढ़ावा दिया गया है और आर्थिक निर्भरता कम हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन है, यौन भूमिकाओं को प्रभावित करने वाले कारक हैं? नंबर 1 रीति रिवाज, ऑप्शन 2 पारिवारिक अधिकारों में वृद्धि, ऑप्शन 3 सामाजिक जागरूकता, या ऑप्शन 4 शिक्षा में प्रगति। तो यौन भूमिका को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला कारक है रीति रिवाज, क्योंकि रीति रिवाज की वजह से ही व्यक्ति का यौन भेदभाव जो है वो होता है। तो यौन भूमिका को प्रभावित करने वाला कारक है रीति रिवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यौन भेदभाव को बढ़ावा देने वाले कारक हैं? ऑप्शन 1 कानून, ऑप्शन 2 शिक्षा व्यवस्था, ऑप्शन 3 समाज, या ऑप्शन 4 समाज की रूढ़िवादी धारणाएं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 समाज की रूढ़िवादी धारणाएं जो है वो यौन भेदभाव को बढ़ावा देने वाले सबसे प्रमुख कारक में से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग संरचना के प्रमुख सिद्धांत हैं? नंबर 1 यौन तत्व सिद्धांत, नंबर 2 संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ऑप्शन 3 उपरोक्त सभी, या ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 उपरोक्त सभी। लिंग संरचना के दो सिद्धांत होते हैं, यौन तत्व सिद्धांत और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नारीवाद की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन 1 पितृसत्ता का सम्मान, 2 निजी संपत्ति का विरोध, ऑप्शन 3 समान अधिकार तथा समान वर्णन, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है
ऑप्शन 3 समान अधिकार तथा समान वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पारिवारिक शैली सबसे बेहतर है? नंबर 1 अथॉरिटेटिव स्टाइल यानी साधिकारात्मक शैली। ऑप्शन 2 अथॉरिटेरियन स्टाइल सत्तावादी शैली। ऑप्शन 3 परमिसिव स्टाइल अनुज्ञात्मक शैली। या ऑप्शन 4 नेग्लेक्टफुल स्टाइल लापरवाही वाली शैली। तो ऑप्शन 1 इसका सही है। कैसे? क्योंकि इसमें जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को समझने वाले, बच्चों की बात सुनने वाले और बच्चों की समस्या को सुलझाने वाले होते हैं। जबकि सेकंड वाले में अथॉरिटेरियन में परिवार जो होता है, माता पिता काफ़ी कठोर होते हैं, निर्देशों का सख्ती से पालन करवाने वाले होते हैं और ऐसे पेरेंट्स बच्चों पर ज़्यादा अपेक्षा रखने वाले होते हैं और बच्चों की आवश्यकता पर कम प्रतिक्रिया करने वाले होते हैं। जबकि तीसरे में माता पिता जो होते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और माता पिता के बच्चे जो होते हैं वो बिगड़े होते हैं। नेग्लेक्टफुल लापरवाही शैली वाले में जो माता पिता होते हैं वो बच्चे की आवश्यकताओं पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। ऐसे बच्चे जो होते हैं वो गलत कामों में ज़्यादा संलग्न पाए जाते हैं। तो ऑप्शन 1 हमारा जो है वो सही है। इसके पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, समझने वाले होते हैं बच्चों को और बच्चों की बात सुनने वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालन पोषण विधियों को प्रभावित करने वाले कारक में से नहीं है। नंबर 1 आय, नंबर 2 धर्म, नंबर 3 संस्कृति या नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सारे आय, धर्म और संस्कृति ये पालन पोषण विधियों को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे परिवार का लक्ष्य होता है। नंबर 1 समाजीकरण से दूर रखना, नंबर 2 लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देना, नंबर 3 बच्चों को अपने हाल पर छोड़ देना या नंबर 4 माता पिता द्वारा बच्चों की शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति करना। तो एक अच्छे परिवार के 3 लक्ष्य होते हैं। नंबर 1 जो ऑप्शन 4 है हमारा, माता पिता द्वारा बच्चों की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। इसके अलावा दो और होते हैं जो कि नंबर 2 है बच्चों की खतरों से सुरक्षा करना और बच्चों को सांस्कृतिक मूल्य कौशलों आदि को प्रदान करना। ये एक अच्छे परिवार का लक्ष्य होता है और उपरोक्त जो 3 जो लक्ष्य हैं वो एक अच्छे परिवार के लक्ष्य नहीं है। तो दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।